ये कल हमने कुछ एग्जांपल्स जो किए थे, तो एक ये वाला एग्जांपल भी सेम है, मतलब सिमिलर है। तो इसमें थोड़ा सा हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। तो ओके, तो इसमें अगर डायरेक्टली बोला गया है कि डिटरमिन द स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर आउटपुट रेजिस्टेंस, कि इसमें आउटपुट जो रेजिस्टेंस, जिसको कि आउटपुट इम्पिडेंस हम बोल सकते हैं, कि सो इम्पिडेंस में हम जानते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को इंक्लूड किया जाता है। सो प्योर रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इम्पिडेंस। तो हम इंडक्टेंस को थोड़ा सा निग्लेक्ट करेंगे। तो कैपेसिटेंस अगर ज़रूरत पड़ी बाद में, तो जो हम आगे मॉडल्स करेंगे तो उसमें हम कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी देखेंगे, तो फिर वो कंबाइंड जो हो जाएगा वो इम्पिडेंस हो जाएगा। तो सो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट फाइंड आउट करना है आउटपुट इम्पिडेंस का। बट जो हम नेक्स्ट वीक जब हम मॉडल का करेंगे, तो इसी एग्जांपल को हम उसमें भी कंटिन्यू करेंगे। तो क्योंकि फिर वो दोनों मॉडल्स का हम उसी हिसाब से एक तरह से कंपैरिजन करेंगे कि आर ई मॉडल प्लस द पाई मॉडल। तो लेकिन बेसिक जो, फिर वही मैं थोड़ा सा बताऊं, ये जो है कि सिंपली क्या करना है, जब भी किसी सर्किट को, ट्रांजिस्टर सर्किट है, चाहे कि वो डायरेक्ट सर्किट फॉर्म में है जैसे कि ये है, चाहे वो मॉडल फॉर्म में है, तो मॉडल में ये है कि ऑल रेजिस्टेंसेस जो हैं सारे हम पैरेलल में लगा देते हैं मॉडल में जब कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर ऑल दीज सर्किट्स फिर वही चीज़ कि केवीएल आपको यूज़ करना आना चाहिए, ओम्स लॉ। ये जब आप केवीएल वगैरह जब आप यूज़ करते हो, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, तो उसमें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कब केवीएल यूज़ करना है, कब केसीएल यूज़ करना है, कब ओम्स लॉ यूज़ करना है, और उसी हिसाब से फिर आप ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही चीज़ें यूज़ करनी है जो बेसिक सर्किट थ्योरी में पढ़ चुके हैं आप। तो इसमें यह है कि गिवन बीटा इज 100 ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, जो गेन है, सो द करंट गेन फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर गिवन इज 100। वीसीसी जो सप्लाई है इस सर्किट को, पूरी की पूरे सर्किट को जो सप्लाई है वो है 12 वोल्ट्स। वीए जो अर्ली इफेक्ट है वो 50 वोल्ट्स। तो VBE 0.7, तो यहाँ से पता चलता है कि ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। तो RC जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो दैट इज कलेक्टर रेजिस्टेंस जो कि 6 किलो ओम्स। सो थर्मल वोल्टेज हम जानते हैं 26 मिली वोल्ट ही होती है, बट अगर गिवन 25 है या 23 है तो आपको वो यूज करनी है। तो अगर नहीं गिवन है तो आप 26 अपने आप यूज कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट इट कैन फ्लक्चुएट बिटवीन 24 एंड 26 और 27, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो base resistance is 50 kilo ohms. So VBB, the input supply for this base circuit, that is 1.2 volts. तो ये सप्लाई, वही चीज मैं फिर वही चीज दोबारा से रिपीट कर दूं, जैसे मान लो ये माइक्रोफोन है। सो माइक्रोफोन को भी जब हमने सप्लाई देनी है कि माइक्रोफोन भी काम करे, तो उसके लिए फिर हमें ये बैटरी साथ में लगानी पड़ी। तो उसकी वजह से ये 1.2 वोल्ट्स के साथ ये वाला इंटरनल जो इनपुट सर्किट है जो कि माइक्रोफोन है फॉर एग्जांपल, वो चलेगा। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वोल्टेज गेन। वही चीज जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था कि कैसे वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है, केवीएल वगैरह यूज करो, फिर यूजिंग ऑल द वैल्यूज, जैसे आईसी की वैल्यू। अच्छा, एक और चीज, जैसे मैंने बोला केवीएल केसीएल आपको यूज करना आना चाहिए जब आप सर्किट
में यूज करते हैं, तो जैसे इनपुट सर्किट लूप है या आउटपुट लूप है, तो केवीएल केसीएल यूज करो, और ओम्स लॉ तो हर जगह यूज होता ही है। और साथ में जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स आई बी। तो इसी तरह से जो ये पैरामीटर्स हैं, अल्फा पैरामीटर जो है, बीटा पैरामीटर, ये इसी तरह से आपको पता होने चाहिए। तो ये चीजें यूज करनी है। तो अगेन यूजिंग केवीएल, केवीएल को यूज करके उसका ये रीअरेंज करके हमने आईबी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो द क्यू पॉइंट मींस कि किस पॉइंट पे ये ट्रांजिस्टर सर्किट ऑपरेट कर रहा है, जो पिछली स्लाइड पे था। तो दिस इज 0.7 गिवन, तो आरबी की वैल्यू 50 है, सो 10 माइक्रो एम्पियर इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ बेस करंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर having this collector current equal to beta times IB, वो हम जानते ही हैं, बीटा IB that is 1 milliampere, so 100 times of the base current। तो वहीं से हमने VCE की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्यूसेंट वैल्यू। तो क्यूसेंट वैल्यू यूजिंग अगेन KVL, तो हमने ये फाइंड आउट कर ली। तो ग्राफिकली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, IB की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, उस पॉइंट को वहां पर ड्रॉ कर दिया पॉइंट, तो वहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाल दी और वर्टिकल पॉइंट एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाल दी हमने, जैसे ये। तो ये क्यू पॉइंट हुआ IB क्यू। तो यहाँ वर्टिकल प्रोजेक्शन हुई तो ये VCE क्यू हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हुई तो ये हो गया ICQ। तो ये हो गया ग्राफिकली, और मैथमेटिकली जैसे कल भी किया था वैसे ये है मैथमेटिकली। तो ये आपको पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर के पता होने चाहिए, केवीएल, केसीएल और केवीएल। मेनली केवीएल ही यूज होता है, केसीएल भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो ये हम जानते हैं, ये हमने वो जब मॉडल किया था, तो मॉडल करते वक्त हमने ये फाइंड आउट किया था कि आउटपुट रेजिस्टेंस इज अर्ली इफेक्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द, ये ओम्स लॉ यूज हुआ, I into R, VA is equal to I into R, but this voltage is early effect, this resistance is output resistance, and this current is ICQ current, the quiescent current। तो वो ओम्स लॉ वही रहा, लेकिन वैल्यूज कौन सी उसमें पुट करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो वोल्टेज की जगह अर्ली इफेक्ट हो गई, करंट की जगह क्विसेंट करंट एट कलेक्टर, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये आ गया 50 किलो ओम्स। ये हम पहले कर चुके हैं जब हमने मॉडल किया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स RE मॉडल। तो सेम यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की वैल्यू यहाँ पर देखी। सो आउटपुट रेजिस्टेंस 50 किलो ओम्स। सो 50 किलो ओम्स जो है वो हमारा इस सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो इट मीन्स कि अगर RC और दोबारा से हम वो देखें, RC की वैल्यू है 6 किलो ओम्स, RO की वैल्यू है 50 किलो ओम्स। सो R इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द RC। तो ये कंडीशंस आप जब भी न्यूमेरिकल में गिवन हो तो आपने तब करना है। अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो या तो अज्यूम कर सकते हो, और जो दिया है वो ही करना है। ये वाले न्यूमेरिकल्स हमने जो किए हैं अब, और एक दो एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा जब एग्जाम के टाइम होगा। एग्जाम के टाइम के पहले एक रिवीजन लेक्चर कर लेंगे, उसमें मैं 2-3 एग्जांपल्स और करवा दूंगा आपको। तो अभी के लिए फिर अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो कितनी ही एग्जांपल्स कर लें हम। तो अब ये एग्जांपल अभी करते हैं, आप अपने लेवल पे भी अपनी कोशिश कीजिए एग्जांपल्स करने की, और फिर भी रिवीजन करते वक्त जब हम फाइनल जो एग्जाम के वक्त हम रिवीजन करेंगे तब मैं 2-3 एग्जांपल्स और करवा दूंगा। आपके लिए मेरे ख्याल से इतनी बहुत हैं एग्जांपल्स, क्योंकि ये बार बार फिर एक ही दिन में रिपीट हो रहा है ना ये चीजें। तो आप अपनी तरफ से एक बार, आप जब तक आप खुद हाथों से नहीं करोगे ना तब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगी। खुद हाथों से एक बार जरूर करना, यहाँ से चाहे इजी लगे लेकिन खुद एक बार जरूर करना। तो
फिर हम बाद में रिवीजन करेंगे। तो इसलिए यहाँ अभी छोड़ते हैं ये वाली एग्जांपल्स। सो 3-4 एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। अब मैं ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सिर्फ बेसिक बेसिक एप्लीकेशंस करवा रहा हूँ। जो कॉम्प्लेक्स हैं वो बाद में करवाऊंगा, अभी जब हम थोड़ा सा इस कोर्स को और ज़्यादा कवर कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी और एग्जांपल्स का फायदा होगा, अभी बेसिक एग्जांपल्स का ही फायदा है। तो जैसे कि रिले ड्राइवर है, तो रिले नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा घर पे वोल्टेज स्टेबलाइजर है या कोई भी ऐसे कोई इक्विपमेंट है, तो जैसे रेफ्रिजरेटर है या जो भी, तो उसमें ऑन ऑफ होता रहता है ये जो डिवाइस है, तो आवाज भी आती है क्लिक क्लिक, तो वो रिले ऑन ऑफ होता है बीच में। तो रिले एक तरह से जब देखता है कि अब उस लेवल पे पहुंच गई है वो जो जो भी आउटपुट हमें रिक्वायर्ड थी, तो तब वो रिले स्विच कर जाता है। तो रिले के ऑन ऑफ करने से सर्किट ऑन ऑफ हो जाता है। तो इस ट्रांजिस्टर का ये वेरी बेसिक एग्जांपल है, वेरी बेसिक एप्लीकेशन। तो इसमें ये है कि ये ट्रांजिस्टर हमने कॉमन एमिटर मोड में ही यूज किया है, और इनपुट इनपुट अगर कॉमन एमिटर है तो इनपुट बेस से ही होगी। तो एट इनपुट सर्किट इज कनेक्टेड टू द बेस, तो कोई भी इनपुट यहां पर होगी, तो यहां पर इनपुट हमने यहां पर एक पल्स दे दी। सो दिस इनपुट इज गिवन अ पल्स ओवर हियर। तो वो पल्स ऐसी नहीं है कि क्लॉक की तरह कंटिन्यूअसली चल रही है। वो जो पल्स है वो एक तरह से ऐसी है कि एकदम से एक सिग्नल आ गया कि यस सम या तो चेंज करने की जरूरत है, या टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है अब इसको स्विच कर दो, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है इसको फिर स्विच कर दो। तो अगर मिनिमम से नीचे जा रहा है तो तब भी स्विच करने की जरूरत है। अब अगर मैक्सिमम से ऊपर जा रहा है तब भी, तो मींस के मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रहना चाहिए, जो दो लिमिट्स हैं। तो ये स्विच करने की जरूरत है, तो तब ये एक पल्स जाती है इस सर्किट के अंदर के बीच। अब ये टेम्परेचर बहुत रेज हो गया है, तो यहाँ पर एक सेंसर है, तो वो सेंसर एक पल्स देगा, टेम्परेचर हैज रिजन टू अबव सम लिमिट, तो वो पल्स देगा। वो पल्स यहाँ पर इनपुट होगी यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब रिले को काम करवाना है, लेकिन रिले तो सिंपली हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो यहां से वो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन ऑफ हो सकता है। तो उसमें क्या है कि ये इंडक्टर है, ये जो सप्लाई है इसकी वीसीसी, Excuse me, इसको sir. ही कट ऑफ करना है। सप्लाई नहीं होगी ट्रांजिस्टर पे तो ट्रांजिस्टर कैसे चलेगा? तो ट्रांजिस्टर को एक सप्लाई चाहिए जिससे कि चार्ज कैरियर्स मूव होते हैं, तो वो ये वीसीसी है। वो नहीं होगी तो चाहे बेस करंट जितना मर्जी हो, जब तक ये सप्लाई नहीं होगी जो पूरा सर्किट कंप्लीट करे, तब तक ये काम नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। तो ये जो रिले है इसमें ये इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस नॉर्मली जब हम ऑन करते हैं, नॉर्मली ये दिस इज नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली ओपन है मींस कि ये वाला जो इंडक्टर है ये नॉर्मली डिसकनेक्टेड है, मींस कि ओपन सर्किट है। तो अब हमने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना है कि जो ट्रांजिस्टर को बोले कि भाई अब रिले जो है अब स्विच ओवर हो रहा है। तो उसके लिए जब एकदम से हम इसको करते हैं ऑन और ऑफ, तो उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि एल डी आई बाई डी टी एक वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टर पे। तो डी आई बाई डी टी मीन्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर एकदम से ऑन या ऑफ करते हैं हम, तो करंट एकदम से चेंज होता है। तो एकदम से जब चेंज होगा करंट, तो वो ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकता है, बर्न कर सकता है, अगर वो ट्रांजिस्टर रेटिंग से अबव जा चला गया तो रेट ऑफ चेंज इतना अगर फास्ट हो गया तो चार्ज कैरियर्स इतनी फास्ट मूव करेंगे, मैं वो उस लेवल पे जा रहा हूं अब, इतना फास्ट मूव करेंगे ट्रांजिस्टर के अंदर कि वो जो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो बर्न अप हो सकता है, अगर उसकी डोपिंग लेवल उस लेवल में उतनी है। तो अगर डोपिंग लेवल ज़्यादा चार्ज कैरियर्स
की मूवमेंट विथस्टैंड कर सकती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो वो बर्न हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक डायोड हमने फिट कर देना है कि अगर करंट एकदम से फ्लो हो भी तो डायोड ओपन ये हो जाए, कंडक्ट करना शुरू हो जाए, फॉरवर्ड बाइस हो जाए, तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो वो करंट पूरे का पूरा जो इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा है तो वो इधर मूव आउट हो जाएगा। तो फिर ये वाला ट्रांजिस्टर में करंट नहीं जाएगा। जब हमने दोबारा से इसको चेंज करना है, अब ये इसमें कोई एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी ये यहाँ पर क्या कर चुका है, डी एनर्जाइज हो चुका है। तो अब इसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो अब दोबारा से जब हमने इसको ऑन करना है तो वो करंट इस तरह से फ्लो होगा, ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। तो ये करंट यहाँ पर फ्लो होगा धीरे धीरे, यहाँ भी होगा लेकिन यहाँ भी साथ में होगा, क्योंकि ये ऑन हो गया। जब ये ऑन हो गया तो अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। जब इन रश करंट ज्यादा है तो वो ज्यादा करंट इधर फ्लो होगा, इधर करंट बहुत कम फ्लो होगा, बहुत कम। तो मोस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो हियर केसीएल के हिसाब से। तो ये हमने डायोड सर्किट अगर इसमें लगा दिया तो इट मींस कि ये रिले सर्किट के साथ हम यूज कर सकते हैं। थ्योरेटिकली देखें तो इसकी जरूरत है ही नहीं है डायोड की, डायरेक्टली हम ये लगा लेते हैं तो हम इसको स्विच ऑन ऑफ कर देंगे तो ट्रांजिस्टर सर्किट वर्क करेगा। तो कहीं पर भी हम इस रिले को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि उसमें डैमेज होने का डर है। अब ये लाइट कंट्रोल अगेन वेरी सिंपल, ये बल्ब है और हम जानते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होता ही रहता है। तो अगेन सर्किट इज सेम, कॉमन एमिटर configuration, this is an input base and this is the collector to be। तो ये कलेक्टर पे आउटपुट लेते हैं हमेशा कॉमन एमिटर में। तो बल्ब आउटपुट हुआ हमारा। सो आउटपुट ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट इज कनेक्टेड टू द बल्ब। लेकिन बल्ब का ऐसा है कि रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होता है। बल्ब एकदम से अगर हमने ऑन किया तो रेजिस्टेंस उसका अलग है, ठीक है। तो जब बल्ब काफी देर 1 मिनट 2 मिनट्स 3 मिनट्स पे से ऑन है तो इट कीप्स ऑन टर्न्ड ऑन फॉर अबाउट 5 मिनट्स फॉर एग्जांपल। तो वो गर्म हो जाएगा, बल्ब गर्म होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बल्ब का। तो जब रेजिस्टेंस वेरिएबल है यहाँ पर तो फिर कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो लोड लाइन भी वेरी करती जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ रेजिस्टेंस कुछ और है, ये लोड लाइन फिर कुछ और होगी। रेजिस्टेंस अलग है मींस करंट अलग है। तो रेजिस्टेंस चेंजेस, करंट चेंजेस। तो इसलिए रेजिस्टेंस वेरी करेगा। लेट से एक तो ये लोड लाइन है और एक ये लोड लाइन है, इन दो लोड लाइंस के बीच में अलग अलग वैल्यूज होती जाएंगी। कभी यहाँ लोड लाइन आ जाएगी, कभी यहाँ। सो दिस इज वन एक्सट्रीम, दिस इज अनदर एक्सट्रीम। So the load line keeps on changing between these two extremes। तो रेजिस्टेंस यहाँ काफी कम है। तो इसको अब कैसे मैनेज करना है, क्योंकि लोड लाइन हम नहीं चाहते कि ज्यादा वेरिएशन हो। थोड़ी बहुत वेरिएशन तो यस इट्स ओके, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन होगी तो ट्रांजिस्टर जो है वो फिर अगेन द सेम थिंग कि वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो हमें स्टेबलाइज करना है उसको। सिंपल टेक्निक क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा देना, बस कुछ नहीं। तो वो जब रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कि वो कौन सी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द बल्ब। सर ये इसकी वैल्यू तो रेजिस्टेंस हमें मालूम। वेरिएबल हाँ जी होगा बोलो। ना सर, ये यस रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा ना। क्या, ये जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे वो तो वेरिएबल होगा ना। ये वाला यस सर। नहीं, वेरिएबल लगा सकते हो, वेरिएबल लगा सकते हो क्योंकि अगर सर आप। बॉल सर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी हो रहा है ना। हाँ वो वेरी हो रहा है, वो तो बल्ब। ये रेजिस्टेंस को भी तो वेरी होना पड़ेगा तब ना दोनों स्टेबलाइज होगा सर। नहीं नहीं नहीं, वो बात मैं समझ रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। वो अगर बिल्कुल देखो, दो चीजें हैं, मैं आपको दो चीजें बताऊं। जैसे एक लो कॉस्ट मोबाइल फोन है, एक स्मार्टफोन है।
तो स्मार्टफोन भी काम करता है, लो कॉस्ट फोन भी काम करता है, एप्पल वाला भी काम करता है और लोकल मेड भी करता है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में। तो अगर आप कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू कोई एक ऑप्टिमल वैल्यू मान लो, ये मिडल की वैल्यू निकाल लो ये वाली, तो ये रेजिस्टेंस लगा दो तब भी काम चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर आप कहते हो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हमें वैल्यूज चाहिए कि जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये चेंज होता जाए, तो वो हो गया प्रोग्रामेबल कंट्रोल, प्रोग्रामेबल लाइट कंट्रोल। वो आजकल तो वही चल रहा है, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड हाई कॉस्ट है। ये मैं लो कॉस्ट बता रहा हूं कि भाई वेरिएशन का कमी होगी यहाँ पर, वेरिएशन ज्यादा से डिस्टरबेंस जो ज्यादा है, तो डिस्टेबलाइज करने के लिए हम इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऐसी रखें कि यहाँ पर एक लोड लाइन आ जाए तो थोड़ी सी वेरिएशन यहाँ से हो जाए, थोड़ी सी वेरिएशन यहाँ हो जाए, तो वो चल जाएगा काम। लेकिन अगर फुली सोफिस्टिकेटेड चाहते हो तो प्रोग्रामेबल बनाना पड़ेगा। तो वो प्रोग्रामेबल ऐसा बनाना पड़ेगा कि जितना जितना वेरिएशन बल्ब के रेजिस्टेंस का हो रहा है उतना उतना यहाँ होता जाए, तो वो बैलेंस हो जाए। सो दैट इज अ सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल। लेकिन ये मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था। यस, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो लो कॉस्ट पॉसिबिलिटी भी है और सोफिस्टिकेटेड पॉसिबिलिटी भी है, और नॉर्मली जो ऑटोमेटेड लाइट कंट्रोल है उसमें ये वाला प्रोग्रामेबल ही होता है, और वो रेजिस्टेंस नहीं होता उसमें। वी डू नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस ओवर हियर, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता। यहाँ एक और रेजिस्टेंस की जगह एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। तो वो रेजिस्टेंस की जगह जब ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, वो ट्रांजिस्टर वर्क ही एज अ रेजिस्टेंस करता है। तो वो एज अ रेजिस्टेंस जब वो वर्क करेगा तो उसके फायदे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर में लॉसेस बहुत कम है, रेजिस्टेंस में हीट लॉसेस, पावर लॉसेस, और जो नॉइस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है उसका मटेरियल ऐसा है, उसमें नॉइस, हमिंग नॉइस, अदर नॉइस, ऑल अदर नॉइसेस आर देयर, लॉस बड़ा रहेगा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन ट्रांजिस्टर आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि जब एक ही चिप पे ये ट्रांजिस्टर बनाया तो उसी चिप पे दूसरा ट्रांजिस्टर बनाना एक रेजिस्टेंस से कम 10 गुना ज्यादा सस्ता है। सो ट्रांजिस्टर इज अबाउट 10 टाइम्स चीपर देन द रेजिस्टेंस, बहुत सस्ता है। तो इसलिए वो, जब मैं रियल में अगर जाऊं, चलो मैं वो एग्जांपल्स आपको बाद बाद में बताऊंगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ये है, ये भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, बट सिंपल एग्जांपल्स, कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स। क्योंकि लो कॉस्ट के लिए ये चल जाता है, लैब में अगर बनाना है तो ये चल जाएगा, लैब के लिए चल जाएगा। लेकिन अगर बड़े अच्छे प्रोडक्ट में चाहिए तो फिर ये नहीं चलेगा, उसमें हमें ये फिर ट्रांजिस्टर्स को ही रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है। तो वो मैं बाद में, जब हम एग्जाम के बाद जब जब थोड़ा सा अच्छा खासा कवर कर लेंगे, तब मैं आपको ऐसी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी बताऊंगा, और वो फायदे होंगे कि ट्रांजिस्टर इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और द दीज वन पैसिव एलिमेंट्स आल्सो। रेजिस्टेंस से भी सस्ता है, डायोड से भी सस्ता है। ट्रांजिस्टर इज चीपर कंपेयर टू डायोड, क्योंकि एक चिप पे डायोड नहीं बनते हैं, एक चिप पे ट्रांजिस्टर बड़े बनते हैं, बिलियन बिलियन ट्रांजिस्टर। तो बिलियन, मान लो 1 लाख ट्रांजिस्टर बने हैं एक चिप पे, तो एक और ऐड करने में कितना खर्चा होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन वो डायोड खर्च ऐड करने में बड़ा खर्चा होता है। रेजिस्टेंस तो है ही बड़ा महंगा, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डिजाइन अ रेजिस्टेंस ऑन सेमीकंडक्टर। वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, वो इस सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है, लेकिन मैं वैसे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सो गुड, सो दिस इज actually a variable resistance, but if you calculate some value and put a load line over here, so it can also work. तो ये हुआ। तो रियल वर्ल्ड में ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि सीधा बल्ब लगाना पॉसिबल नहीं है। वोल्टेज लेवल इंडिकेटर, ये वोल्टेज लेवल इंडिकेटर का मतलब बस ये है कि जैसे मान लो ये 9 वोल्ट हमें चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 9 वोल्ट से नीचे अगर गिर जाएगा तो मान लो कि उसके नीचे गिर जाएगा। लिमिट हम रख सकते हैं कि 8 वोल्ट तक रख सकते हैं, नॉर्मली इट इज अ 9 वोल्ट सप्लाई। तो अगर 8 वोल्ट तक ओके है तो ठीक है। 8 वोल्ट से नीचे गिर गई तो हमें यहाँ सिग्नल मिलना चाहिए एलईडी से।
कि भाई 8 वोल्ट से नीचे गिर रही है तो इसका कुछ करो अब। सो या रिचार्ज करो या कुछ भी करो। तो बिकॉज बिलो 8 वोल्ट्स कुछ सर्किट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर कुछ सर्किट्स काम नहीं कर रहे हैं तो वी हैव टू रिचार्ज इट सो दैट इट बिकम्स 9 वोल्ट अगेन। तो उसके लिए फिर क्या करना है, ये एलईडी इज अ काइंड ऑफ एन इंडिकेशन or indicator which indicates if the voltage level is getting lower than some limit over here। तो उसमें फिर क्या है, ये यहाँ पर बेस पे हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया है। पोटेंशियोमीटर जो रेजिस्टेंस वेरी करता है यहाँ पर, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो उसमें क्या है, ये अब यहाँ पर एक तरह से वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट है बना हुआ ये वाला। तो उसमें अब ये है, ये जीनर लगाया, तो जीनर गेट्स ऑन एट 4.7 वोल्ट्स, तो यहाँ 5.4 वोल्ट्स है। आइडली बोथ शुड बी सेम, बट इन प्रैक्टिकल यहाँ थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होगी, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ऑन हो जाएगा। सो 5.4 है तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये बेस को ऑन कर देगा, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया यहाँ पर। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो ये सर्किट काम करना शुरू कर देगा। तो उसमें हमें ये पता अगर इससे कम हो गया तो हम जानते हैं कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर की वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 9 वोल्ट चेंज हो गई, सो वी हैव अ वोल्टेज डिवाइडर हेयर, सो दिस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ओवर हेयर विल चेंज। तो ये वैल्यू अगर बहुत कम हो गई, मान लो ये कम हो गई, तो ये डायोड जो है ये फिर ऑन नहीं करे होगा। तो ये जीनर जो है ये स्विच ऑन और ऑफ करता जाएगा, उसी हिसाब से ये एलईडी ऑन होगा। तो वो ऑन और ऑफ जो रेगुलेटर है, ये वाला जो जीनर है, वो कैसे होगा, जब ये वैल्यू चेंज होगी। ये वैल्यू कैसे चेंज होगी, जब 9 वोल्ट चेंज होगा। सो 9 वोल्ट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हमें कंटिन्यूसली 9 वोल्ट देनी पड़ती है, उससे ±5% टॉलरेंस हो सकती है, उससे नीचे हो जाएगा तो वो एलईडी फ्लैश करता है कि नहीं, ये सप्लाई कम हो गई है, इसका अब चेंज करने की जरूरत है। तो वो यहाँ से होगा, ये वोल्टेज डिवाइडर, ये 5.4 वोल्ट चेंज होती जाएगी, ये चेंज होगी तो ये जीनर चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा तो एलईडी भी ऑन ऑफ होगा। तो वहां से हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये 9 वोल्ट चेंज हो रही है। सो दीज आर सम वेरी बेसिक सर्किट्स जो कि और ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं और इसका वर्किंग आपको पता ही है। सिंपली आपने इसको इसमें सिंपली आपने बस यही देखना, 9 वोल्ट गेटिंग डिवाइडेड बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडर। तो यहाँ 5.4 वोल्ट हुई, यहाँ कुछ और वोल्ट होगी, सो 9 - 5.4 जो भी होगी, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसी से फिर जीनर ऑन ऑफ होगा, जीनर ऑन ऑफ होगा तो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा तो एलईडी ऑन ऑफ होगा। तो वहीं से पता चल जाएगा कि 9 वोल्ट है या नहीं है। ये एक और एग्जांपल है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में मैं ये यहाँ बेसिक ही बनाया है, नैंड गेट्स और नॉन गेट्स, सॉरी एंड गेट और गेट, बिकॉज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड और थोड़े से यूज नहीं होते हैं ज़्यादा, नैंड नॉर्मली यूज होता है। तो लेकिन यहाँ बेसिक बनाने के लिए और गेट और ये एंड गेट है। एंड और गेट यू नो कि उसका ट्रूथ टेबल भी आप जानते हो और गेट का, कि एनी ऑफ द 2 इनपुट्स, अगर 2 इनपुट्स हैं, एक ये है बेस, ये इनपुट है ट्रांजिस्टर की ए, और दूसरी इनपुट है बी। सो दीज 2 इनपुट्स ओवर हेयर, तो इन दोनों में से कम एक ऑन होनी चाहिए या एक 1 होनी चाहिए, 1 मीन्स ऑन। तो ये आउटपुट हमें मिल जाएगी यहाँ पर दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन हुआ एक भी, तो आउटपुट हमें मिल जाएगी।
एंड गेट में ये है कि दोनों ही इनपुट्स एट द टाइम ऑन होनी चाहिए, मींस दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑन होने चाहिए जो कि आउटपुट हमें मिल सके। अगर दोनों ही ट्रांजिस्टर्स ऑन नहीं होंगे, एक भी ऑफ हुआ, तो आउटपुट नहीं मिलेगी हमें। तो वो ट्रूथ टेबल से पता चल ही रहा है हमें। सो हियर बी इज ऑन, सो आउटपुट मिल रही है हमें। ए ऑन है यहाँ पर, तब भी आउटपुट मिल रही है। दोनों ऑन है तब भी आउटपुट मिल रही है। जब दोनों में से कोई ऑन नहीं तब, लेकिन एक भी ऑन है तो मिल रही है आउटपुट। यहाँ पर क्या है, एक भी ऑन है तो कोई आउटपुट नहीं मिल रही, दोनों ऑन होने ही चाहिए। तो वो कैसे है, ये वीसीसी सप्लाई है, कनेक्ट किया हमने दोनों सर्किट्स, दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर को सप्लाई कर दिया अब ट्रांजिस्टर को। अब ये इनपुट है यहाँ और एक बी इनपुट है यहाँ पर, और ये इनपुट अगर हमने ए को 1 दे दी, मींस 1 ए इक्वल टू 1 मींस कि इनपुट बेस पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो जो भी करंट फ्लो होगा, चाहे 10 माइक्रो एम्पियर हो, 20 माइक्रो एम्पियर हो, उसको हम 1 ही बोलेंगे, कि मींस के एक्टिव हो गया बेस करंट। तो अब उसमें क्या है कि जब बेस करंट फ्लो होना शुरू हो गया, वीसीसी तो 5 वोल्ट हमने कर ही दी, तो नाउ द ट्रांजिस्टर गेट्स ऑन। तो ये थ्रू दिस रेजिस्टेंस ये बेस पे चला जाएगा आईसी करंट। तो अब ट्रांजिस्टर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया, आउटपुट हमने यहां से ले ली। और दूसरे में क्या है, यहां पर सेम टेक्निक, यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट हमने यहां पर फ्लो हुआ, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑन है, यहां से तो हमें आउट करंट फ्लो हो गया, यहां पर पहुंच गया। अब दूसरे में ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं है क्योंकि बेस करंट जीरो है, बेस करंट जीरो है, ट्रांजिस्टर विल नॉट गेट टर्न्ड ऑन बिकॉज बेस करंट जीरो है, तो ये ऑफ है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां से आउटपुट आ रही है, वो आउटपुट यहां चली जाएगी। दोनों में से एक भी बेस करंट चल रहा है तो यहाँ आउटपुट पहुंच जाएगी। ये ऑफ है तब भी जीरो वैल्यू यहाँ है, लेकिन यहाँ से चली जाएगी, दोनों का कनेक्शन यहाँ पर है। तो ए में 1 है, बी 0 है, 1 + 0 = 1, तो यहाँ मिल जाएगा। अगर दोनों ऑफ हैं, सो नो बेस करंट इन बोथ ऑफ दिस, नो कलेक्टर करंट इन बोथ ऑफ दिस, कोई कलेक्टर करंट नहीं है तो बेस करंट भी नहीं है, तो IC + IB = 0, तो ये 0 होगा, तो C = 0। यहां पर क्या है, ओनली A इज ऑन, B इज 0, सो नो बेस करंट। तो कैसे होगा, अब A जब ऑन हो गया, बेस में करंट हुआ, तो दिस व्हेन बेस इज टर्न्ड ऑन द ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स टू कंडक्ट, यहां पर आ गया करंट। अब जब यहाँ पर करंट आया लेकिन बेस तो यहाँ पर ऑन नहीं है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब जो आउटपुट है वो यहाँ जो मिलनी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया ट्रांजिस्टर, बिकॉज B इज 0। तो सीरीज में जब लगाएंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होने ही चाहिए। एक भी ऑफ हो गया तो इसका मतलब जो करंट का जो पाथ है वो यहाँ पर आके ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ। चाहे ये ऑन भी है तो करंट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, तो आउटपुट इज डिस्कनेक्टेड विद द VCC। तो बेसिक है, पैरेलल में लगाया तो दोनों में से एक काम कर रहा है तब भी आउटपुट आ जाएगी। दोनों ट्रांजिस्टर सीरीज में लगाए तो दोनों ही काम करने पड़ेंगे, क्योंकि करंट सीरीज में कंटिन्यूसली फ्लो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है IC, लेकिन यहाँ IC करंट फ्लो नहीं कर रहा, बिकॉज दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ। सो अगर 1 है A और B 0 है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, सो कोई करंट ऊपर से कोई करंट अब नीचे तक नहीं जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी, C की वैल्यू 0। मेंटेनिंग अ फिक्स्ड लोड करंट। फिक्स्ड लोड करंट का मतलब ये है कि चाहे कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस की यहाँ पर चेंज हो रही है, लोड की, यहाँ पर लोड की वैल्यू कोई भी चेंज हो रही है यहाँ पर, तो हमें जो IC करंट है वो फिक्स्ड रखना। तो
आईबी करंट चेंज हो रहा है, जैसे ये लोड लाइन एक है, ये दूसरी लोड लाइन है, ये तीसरी लोड लाइन है। तो ये मान लो लोड चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो लोड लाइंस चेंज हो रही है। अगर लोड लाइंस चेंज हो रही हैं, स्टिल वी वांट टू हैव द क्यू पॉइंट ऑन द सेम आईसी वैल्यू यहां पर। सो आईसी वैल्यू दोनों सबकी सेम होनी चाहिए, चाहे लोड लाइन चेंज हो रही है, तो क्यू पॉइंट शुड रिमेन एट द सेम आईसी वैल्यू। तो उसके लिए फिर क्या करना है, उसके लिए सिंपली ये करना है कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट लगा देना है। सो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट जब हम लगाएंगे तो लोड लाइन चेंज वेरी होती भी रहे, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन जरूर आएगी, लेकिन आइडली इट इज पॉसिबल। तो उसके लिए फिर हमें ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट जब हम लगाएंगे, दैट आईसी करंट ओवर हियर, क्योंकि बेस करंट जो भी वेरिएशन हो रही है हमारे पास लोड लाइन में, कि R1 और R2 की वैल्यू ऐसी फिक्स करेंगे या वेरिएबल करेंगे कि जिससे ये जो करंट है आईसी करंट वो सेम होता जाए। तो ये भी एक तरीका है। तो चाहे कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए, लोड करंट चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा, जस्ट बाय हैविंग वेरिएबल R1 एंड R2। ओके, तो ये है ये चीज है। आज का कुछ ज्यादा था नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए सर था ये कि 18 नंबर का स्लाइड पे आइएगा सर, क्या है। 18 नंबर पे। हेलो, सर इसके पहले वाले स्लाइड पे आइएगा सर। ये वाली। यस सर। सर अगर ये यहाँ वोल्ट 5.4 वोल्ट है सर, इससे कम हो जाएगा तो ये जेनर डायोड वर्क नहीं करेगा, तो सर ये लाइट कैसे ऑन होगी? अगर ये कम हो जाएगा तो सर तो जीनर ये जो है, वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, अगर ये तो कम ये हो लाइट गया कैसे तो, ऑन होगी? यस सर। अगर ये कम हो गया ये वाला, तो जीनर जो है, वो वर्क मान लो नहीं ये करेगा तो लाइट कैसे ऑन होगी सर? 5 वोल्ट हो गया यहाँ पर, तो ये यस सर। जीनर जो है, हाँ हाँ, 5 हो गया यहाँ पर, सर तो ये, हाँ हाँ, जीनर जो है सर वो वर्क नहीं करेगा, तो सर आप बोल रहे थे कि 9 वोल्ट से कम अगर होगा तो ये एलईडी मतलब ऑन हो जाएगा, और 9 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ऑन नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, मान लो 9 वोल्ट से ज्यादा है, ये मान लो ये 9 वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है, यस सर। ये 9 वोल्ट से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यस सर। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो जो जीनर है यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो जीनर ऑन हो गया तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर ज्यादा वैल्यू की हमने फाइंड आउट करना है, कि अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है वोल्टेज की, मान लो हमने कोई वैल्यू रखा कि 9 वोल्ट से ऊपर बर्न हो सकता है ट्रांजिस्टर, 9 वोल्ट से नीचे क्या है, 9 वोल्ट से नीचे काम नहीं करेगा ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। 9 वोल्ट के नीचे ट्रांजिस्टर काम नहीं कर, मान लो, तो 9 वोल्ट के यस ऊपर सर। बर्न होने का डर है, ट्रांजिस्टर बर्न हो सकता है 9 वोल्ट के ऊपर। तो जब कई बार ऐसे सर्किट्स होते हैं ना कि कोई फ्यूज बर्न ऑफ, स्विच ऑन, फ्यूज ऑन ऑफ हो जाता है, कोई ट्रांजिस्टर बर्न हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मान लो हम ये कहें कि ये वैल्यू ज्यादा हो गई, जब ये ज्यादा हो गई ये भी इंक्रीज हो गई, जब ये इंक्रीज हो गई जीनर ऑन हो गया, जीनर ऑन हो गया तो ये एलईडी ऑन हो जाएगा। तो इट मीन्स के अगर ज्यादा एकदम से वोल्टेज आ गई तो बर्न होने का डर है, तो ये ऑन हो जाएगा जीनर, ये जो एलईडी है। तो अगर कम हो गई इसकी वैल्यू, मान लो ये वैल्यू कम हो गई, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, तो जीनर अगर हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि इस वैल्यू के आसपास जो है वो ऑन हो जाएगा, और अगर इससे कम हो गई तो ये जीनर फिर अपनी रेटिंग से कम वैल्यू को देखेगा, तो ये ऑफ हो जाएगा, तो एलईडी फिर ऑन नहीं रहेगा, फिर ये सर जस्ट लाइक डिस्कनेक्ट। स्टेबलाइजर सर। हाँ, ये स्टेबलाइजर की तरह, बिल्कुल स्टेबलाइजर। तो अगर मैंने उसमें कम ज्यादा का कुछ उल्टा बोल दिया होगा तो वो गलती से हो गया होगा, कि
कि मैंने अगर वो बोल दिया भी कम में होगा, नहीं, ये ज्यादा में होगा। जैसे स्टेबलाइजर में होता है ना, वोल्टेज एकदम से ऊपर हो जाएगी, ये स्पाइक से बचाने का काम होता है। जो एकदम से स्टेबलाइजर में एकदम से वैसे ही जो होता है ना, ये क्योंकि ये जो जीनर है ये स्टेबलाइजर का ही काम करता है ना नॉर्मली, लेकिन हमने यस सर। अब इसको भी प्रोटेक्ट करना है ट्रांजिस्टर को। तो इसको प्रोटेक्ट करना है, और जरूरी नहीं सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना है। मान लो आउटपुट पे कुछ और भी डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पर, और अगर वो डिवाइस जो लगा है वो भी बर्न होने का डर हो सकता है, तो इस वजह से हमें प्रोटेक्शन पहले ही रख लेते हैं। तो जब ये प्रोटेक्शन रखते हैं तो फिर वो उसके हिसाब से, फिर उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं सर्किट को, क्योंकि इसके आगे भी चलो ट्रांजिस्टर भी है और ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड कोई और डिवाइस भी है, दोनों को ही प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए फिर हम एज अ स्टेबलाइजर इसको यूज करते हैं। जीनर का मतलब ये है कि जीनर को भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बट जीनर में ऑटोमेशन थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा। ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो वो पॉसिबल होगा। तो ट्रांजिस्टर का ये मतलब रहेगा, कोई भी इसके साथ डिवाइस लगा दो, ऑटोमेशन इसकी बड़ी इजी हो जाएगी। वी कैन इजिली कंट्रोल द थिंग्स। ओके सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ। और एक और कंट्रोल है यहाँ पर, पोटेंशियोमीटर। अगर और ज्यादा प्रोग्रामेबिलिटी की जरूरत है तो ये भी प्रोग्रामेबल बनाया जा सकता है, ये वाला, जो कि नॉर्मली आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। तो वो प्रोग्रामेबिलिटी होती है इसके अंदर सिर्फ। तो ये हो गया। आज ज्यादा नहीं था कुछ, आज सिर्फ आपको थोड़ी सी बेसिक एग्जांपल्स बताई कि कैसे चीजें डिजाइन की जा सकती हैं। और ये भी एक बेसिक चीज है, हालांकि नॉर्मली ये यूज नहीं होता है। जो जो जैसे कंप्यूटर की जो चिप्स हैं, कोर 4 ड्यू, कोर 8 जो भी है, तो उनमें ये चीजें नहीं, ये वाले ट्रांजिस्टर यूज नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये ट्रांजिस्टर यूज नहीं होते नॉर्मली उसमें, वो दूसरे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, मॉसफेट्स। तो वो यूज किए जाते हैं बनाने के लिए लॉजिक गेट्स। तो वो हम करेंगे बाद में। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट वहां भी अप्लाई होगा। वो भी सीरीज में लगाएंगे तो एंड गेट बनेगा, पैरेलल में लगाएंगे तो और गेट बनेगा। तो मैं वो चीजें जब हम पहुंचेंगे वहां तो बताऊंगा दोनों में क्या क्यों हम यूज करते हैं मॉसफेट्स को आज के टाइम पे। तो बीजेटीज आर यूज्ड ओनली इन स्पेशल एप्लीकेशंस, नॉट इन ऑल एप्लीकेशंस। हर एप्लीकेशन में नहीं यूज करते, स्पेशल एप्लीकेशंस में ही यूज करते हैं। वो रीजन भी बताऊंगा बाद में, एक बार थोड़ा सा और कवर कर लें। अच्छा, आज जो वो लैब होगी, उसमें लैब में ऐसा है कि आप लोग ना मेरे को ना एक अपना ना वो जो दो एक्सपेरिमेंट्स है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों ना मेरे को ना आज सबमिट कर दो। तो ऐसा करूंगा फिर जो हम नेक्स्ट वीक कोई एक दिन रखते हैं जिसमें मैं आपको ये, जब मेरे को आ जाएंगे ना सबकी तरफ से अपने, चाहे आज भेज दो चाहे कल या परसों, जब मर्जी भेज दो, वो मेरे को एक बार भेज दो। तो फिर मैं उसके बाद आपको दो उसमें एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं। दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे। और उसमें एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट करना है ट्रांजिस्टर का। तो वो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट या कोई भी बायसिंग सर्किट, तो वो जो बायसिंग सर्किट हम करेंगे, वो बायसिंग सर्किट का साथ में हम वो एनालिसिस भी कर लेंगे, उसी में हो जाएगा सारा। एक तो डिजाइन करके तो उसके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लेने, करेक्टरिस्टिक के साथ उसका एनालिसिस भी कर लेंगे, दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे। क्योंकि एक करने के बाद सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, दूसरा भी हो जाता है। तो दो एक्सपेरिमेंट्स एक ही दिन में हो जाएंगे वो वाले। तो अभी दो मेरे को ये भेज दो, चाहे आप कोई भी डाउट आता है तो मुझे फोन करके पूछ लेना। हालांकि उस दिन हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, फुल वेव में बस एक्स्ट्रा डायोड्स ही ऐड करने और कुछ भी नहीं। तो वो एक बार सर आप आज लैब होगी नहीं?
फिर आज, क्योंकि मेरे जब तक आप सबमिट करोगे उसके बाद ही अब करूंगा लैब, एक बार आप सबमिट कर दो। ओके सर तो मतलब चाहे सर उसमें कैसे भेजना है? मतलब उस दिन तो आपने सर्किट लगाया था और वो प्ले किया था, तो मतलब वैसे ही दिखाना है जैसा आपने उस दिन दिखाया था? नहीं, वो एक दो तरीके हो सकते हैं। एक तो पीडीएफ बना सकते हो उसकी, या एक वो प्रिंट स्क्रीन कर सकते हो, ओके सर। है ना। वो सर्किट का भी प्रिंट स्क्रीन, जो उसका जो स्क्रीन शॉट होता है वो, तो एक जो वो वेव फॉर्म आई है उसका स्क्रीनशॉट, इससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई, बस वो अगर उसमें पीडीएफ नहीं होता है तो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? क्या है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो भी कर सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, एक बार और है, ये क्लासरूम में सबने मतलब अपना नाम उसमें ऐड कर लिया है, तो मैंने इनवाइट भेजा था तो सबने कर लिया शायद ऐड, तो एक आधा रह गया था वो मैं देखता हूँ, तो उसी में आप अपलोड कर देना अपने अकाउंट में ही। मैं उसमें बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ उसमें लैब की, तो उसी में आप अपलोड कर देना, ठीक है। वो इजी हो जाएगा अपलोड, हाँ। तो वो आप करोगे तो नेक्स्ट वीक हम कोई दिन रख लेंगे, सिर्फ थोड़े टाइम में मैं सर्किट, मतलब यहाँ पर थोड़ा टाइम ही लगेगा, बड़ी जल्दी से हो जाएगा वो। तो उससे करेक्टरिस्टिक्स एक फाइंड आउट करने हैं और एक एनालिसिस हम कर लेंगे बस, तो वो नेक्स्ट वीक कर लेंगे हम, क्योंकि फिर ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम एफईटी पे चलेंगे, ठीक है। ओके तो सर। और क्वेश्चन? सर क्लासरूम पे लिंक दिया जाएगा क्या इसके लिए? क्लासरूम का मैं भेजूंगा, नहीं लिंक तो दिया हुआ है, लेकिन उसमें मैं नया एक उसमें लैब का एक बना दूंगा, एक जो उसमें क्या बोलेंगे उसको, एक क्लास एक्स्ट्रा होगा उसमें बना दूंगा। सर कोई टाइम लिमिट या कुछ ऐसा? टाइम उसमें कब का करूं, 2 दिन दूं या 3 दिन दूं, उस हिसाब से मैं फिर। सर सर मंडे 3 दिन लैब ठीक है, तक 3। क्या है? संडे तक दे दीजिए। अगले लैब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो संडे शाम तक का मैं टाइम उसमें ना कर दूंगा ऐड, हाँ ठीक है। ओके सर। हाँ बिल्कुल सर ठीक है। रिकॉर्डिंग भेजना या पीडीएफ? क्या है? सर रिकॉर्डिंग भेजना या पीडीएफ थोड़ा? नहीं, पीडीएफ भी भेज दो चल जाएगा, पीडीएफ से हो जाएगा काम। अगर नहीं भेज पा रहे हो, रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हो वो भी ठीक है, लेकिन पीडीएफ बिल्कुल सही है। दोनों में से कोई भी भेज दो, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग का थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है इसलिए फिर हाँ, वो मुश्किल हो जाएगा उसमें क्लासरूम में, वो पीडीएफ भेज दो सब, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो यही करते हैं। आज का कुछ था नहीं फिर खास, क्योंकि उसमें ये, लेकिन ये समझ आ गई कि बिल्कुल बेसिक बेसिक सिंपल एप्लीकेशंस हैं, और इसी से ही फिर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस चलती हैं। वो मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, थोड़ा सा एक बार क्लियर। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, जो बड़ी बड़ी जो स्मार्टफोन्स में जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो यूज होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है। वो थोड़ा फिर उसमें मुझे हर चीज डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उसमें चीजें आप ऑलरेडी कुछ जो अभी तक पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ आ चुकी होगी, तो फिर उस लेवल की एप्लीकेशन समझनी इजी हो जाएगी। अभी वो समझनी इजी नहीं होगी, तो वो मैं बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर इज द ओनली डिवाइस इन द वर्ल्ड जो हर जगह यूज होता है, और रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह हर चीज के लिए यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। ओके सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक तो सर हाँ जी। सर माइनर का सिलेबस बता देंगे एक बार? क्या है? माइनर का सिलेबस